दोस्तों नमस्कार। हम लोग इंडियन इकोनॉमी में टैक्सेशन पढ़ रहे थे और टैक्सेशन में भी हम लोग जीएसटी को पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं। जीएसटी में हम लोगों ने देखा था कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को भारत में लागू किया गया। ठीक है, आइए उसके आगे की बातें देखते हैं। एक आपने सुना होगा GSTN, इसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। आप लोग पिछले वीडियो को देखेंगे और उसी के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई अगर पहली बार ये देख रहा होगा तो हो सकता है वो ये समझे कि कहाँ शुरू हो गया। तो आप लोग इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहां से कंटिन्यू करेंगे इसको। तो GSTN, अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है। तो इसका गठन कैसे हुआ है? इसका गठन हुआ है कंपनी एक्ट 2013 से। इसका गठन हुआ है कंपनी एक्ट 2013 से। ठीक है, और क्या है ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, क्यों बनाया गया है? तो लिखेंगे जीएसटी में तकनीकी सहयोग के लिए। तो जीएसटी में जो हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, उस टेक्निकल सपोर्ट के लिए, टेक्निकल सहयोग के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। कैसे बनाया गया है? तो कंपनी एक्ट 2013 से। ये कैसा नेटवर्क है? तो ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक भाई, अगली बात क्या है? अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी इज ए पेपरलेस टैक्स। ये पेपरलेस है, तो पेपरलेस का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए अगली चीजें देखते हैं। अब GSTN का इसका शेयर किसका कितना है? तो हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क में हम शेयर देखेंगे, शेयर किसका कितना है। तो शेयर की दो स्थिति है। एक पहले वाली स्थिति, पूर्व में क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो वर्तमान की जो स्थिति है ये कब से है? ये 2020 से है। पूर्व में जो गवर्नमेंट था, इसका शेयर होता था 49% और बैंक या कंपनी का जो शेयर होता था ये होता था 51%। इस गवर्नमेंट का शेयर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर। तो सेंट्रल का शेयर आधा, माने 24.5% और स्टेट गवर्नमेंट का 24.5%। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है इसमें गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 100% है। और 100% भी कैसे है? तो सेंट्रल का 50% और स्टेट का
50%। इसमें बैंक या किसी जो प्राइवेट कंपनी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। आइए अगली चीज देखते हैं। अगला है जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर। आपने सर्विस प्रोवाइडर नाम सुना होगा, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऐसी कंपनियां जो इंटरनेट की सर्विस प्रदान करती हैं। बात समझ आ रही है? तो ऐसे ये क्या है, ऐसे ये जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर है। तो लिखेंगे इनका उद्देश्य क्या है, तो ये करदाताओं को कर भुगतान में सहायता प्रदान करना, करदाताओं को कर भुगतान में सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब ये क्या है, देखो भाई, ये प्राइवेट एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, या और ये क्या हो सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो वो जानते होंगे, शेयर मार्केट के लिए आपको चाहिए होगा डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट के लिए क्या करते हैं लोग, तमाम प्रकार के एप्लीकेशन है, जैसे आपने एंजल वन सुना होगा, आपने जो है जीरोधा सुना है, आपने ग्रोमोर सुना है। तो ऐसे करके तमाम वो क्या है, वो बेसिकली वो प्राइवेट ऐप्स हैं, और आपको डीमैट अकाउंट वो प्रोवाइड कराते हैं। तो वो शेयर मार्केट के लिए सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसे ये भी है। इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है कि आप शेयर मार्केट में आसानी से ट्रांजैक्शन कर सके, और इनका उद्देश्य है कि ये जीएसटी में आपको जो कर का भुगतान करना है उसमें वो सहूलियत प्रदान कर सकें। इस बात को समझेंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, जीएसटी की संरचना। संरचना देखो, समझो इसको अच्छे से। संघ के स्तर पे क्या है और राज्यों का इसमें क्या रोल है। तो हम जानते हैं जो संघ की सरकार का वित्त मंत्री होता है वो इसका हेड होता है, और इसके साथ में कौन होते हैं, और इसके साथ में होते हैं वित्त राज्य मंत्री। कौन होगा, वित्त राज्य मंत्री। राज्यों के स्तर में कौन इसके सदस्य होंगे, तो लिखेंगे सभी राज्यों, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, संघ शासित प्रदेश के एक एक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है,
तो सभी राज्यों से एक जो है प्रतिनिधि होंगे, और हमारे देश में 3 ऐसे यूटी हैं जहां पे विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो वहां से भी एक एक जो है रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो जीएसटी की संरचना में कौन कौन होंगे तो एक बार फिर समझ लीजिए। केंद्र की सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जो कि हेड होंगे, और साथ में वित्त राज्य मंत्री, और राज्यों की तरफ से तो सभी राज्यों से एक एक रिप्रेजेंटेटिव, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर यूटी से भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है। अब बात आती है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद ये क्या है, इसको समझिए। आपने एक शब्द सुना होगा, सहकारी संघवाद। जीएसटी इसी पर आधारित है। जीएसटी की जो संकल्पना है वो इसी पे है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट मल्टी स्टेज पे डिवाइड हो। जैसे राज्यों की भी अपनी सरकार हो और केंद्र की भी अपनी सरकार हो, दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व हो, लेकिन दोनों मिल के काम करें, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हों, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी की तरह काम न करें। अब भारत में हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हमें क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। क्वासी फेडरल का मतलब कि हमारे अंदर कुछ गुण संघात्मक सरकार के हैं और कुछ गुण एकात्मक सरकार के हैं। तो यदि हम मल्टी स्टेज गवर्नमेंट की बात करें, जहां पर राज्य और केंद्र दोनों में सरकारें होती हैं, तो उस मामले में हम फेडरल हैं, और कुछ मामले में फेडरल नहीं भी हैं। अब देखो, ये कह रहे हैं कि हम जो हमारी जो शैली होगी, हमारा जो फिलॉसफी होगा, हमारे जो काम करने का ढंग होगा, वो सहकारी संघवाद होगा। और सहकारी संघवाद को हम प्रूफ कैसे करेंगे कि जीएसटी में सहकारी संघवाद हमको दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जो संघ की सरकार होंगे, इनके पास 1/3 वोटिंग राइट होगा, और जो राज्य की सरकारें होंगी, इनके पास 2/3 वोटिंग राइट होगा। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है, लेकिन जब इसके आगे का पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि 1/3 और 2/3 का क्या संबंध है। तो देखेंगे, पहला पॉइंट, प्रस्ताव पारित होने के लिए 3/4 वोट चाहिए। आप कोई भी प्रस्ताव लेकर जीएसटी परिषद में जाएंगे तो प्रस्ताव कब पास होगा, जब आपको 3/4 वोट प्राप्त होंगे। मतलब यदि केंद्र की सरकार कोई प्रस्ताव पारित करवाना चाहे तो नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार के पास 1/3 वोटिंग राइट है। मान लो कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आ रही है जिसमें केंद्र सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा, राज्य सरकार को कम मिलेगा, या राज्य सरकारों का नुकसान हो सकता है, तो उस प्रस्ताव को केंद्र की सरकार अकेले पास नहीं करवा पाएगी, क्योंकि केंद्र की सरकार के पास वोटिंग राइट 1/3 ही है, और आवश्यकता कितने की होगी, 3/4 की होगी। इसी तरीके से यदि राज्य की सरकारें कोई प्रस्ताव लेके आए और सोचे कि बिना हम केंद्र की मदद के इसको पास करा लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि राज्यों का जो वोटिंग राइट है वो 2/3 है, और कोई भी प्रस्ताव पारित होने के लिए हमें 3/4 वोट चाहिए। इसका मतलब कि यदि
केंद्र की सरकार कुछ पास करवाना चाहती है तो उसे राज्यों का सहयोग लेना पड़ेगा, और राज्य की सरकारें कुछ प्रस्ताव पास करवाना चाहती हैं तो उसे केंद्र का सहयोग लेना पड़ेगा। एक दूसरे से सहयोग लिए बिना कुछ होने वाला नहीं है। मतलब ये कि लोकतंत्र में विचार विमर्श, एक दूसरे की राय, एक दूसरे से सहमति बनाना, सरोकार बनाना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब केंद्र और राज्य एक दूसरे के सहयोगी के रूप में काम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सहकारी संघवाद है। ये अलग बात है कि केंद्र में जिसकी सरकार हो, राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार हो तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन वहां भी आप इस बात को देखिए कि उस स्थिति में भी केंद्र को राज्य की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2/3 वोट लेके बैठे हैं और इनके पास कितना है? केवल 1/3 है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब इस बात को समझ गए होंगे। अगली बात आप ये भी कर सकते हैं कि मान लो ऐसी स्थिति हो जाए कि राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग अटेंड ही ना करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब हो सकता है कि केंद्र कुछ दिमाग लगा के जो है 3/4 वोटिंग राइट प्राप्त कर ले। बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए बैठक का जो कोरम है वो 50% पे है। आपने बड़ा फेमस सवाल सुना होगा बचपन से, लोकसभा राज्यसभा में बैठक तब होगी जब कोरम पूरा हो। और कितने का कोरम है? 10% का। आप समझ रहे हैं 10% क्या है? 550 लोग जहां बैठेंगे वहां 10% 55 होता है। 55 लोगों की अनिवार्यता है सदन में बैठे तो सदन चलेगा। यहाँ कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक तभी होगी जब कोरम 50% का हो, मतलब कम से कम 50% सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, अब यहां से एक बात और आती है। मान लो कोई जीएसटी परिषद में प्रस्ताव पारित हो गया, तब क्या होगा? तो अगला लिखिए काम की बात। जीएसटी परिषद का कोई भी निर्णय राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। ये बड़ी कमाल की बात है। यहीं से आपसे घुमा के प्रश्न पूछ देगा कि चलो ठीक है, जीएसटी परिषद ने कोई प्रस्ताव पास किया, तो क्या जीएसटी परिषद का प्रस्ताव राज्यों पर बाध्यकारी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कबूल है, कबूल है, कबूल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या पहले था? हाँ, पहले बाध्यकारी था, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा ऐसा भैया ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र है ना, मजाक थोड़ी ना है। लोकतंत्र में कुछ बाध्यकारी थोड़ी ना होता है। ये सारी व्यवस्थाएं किसके लिए हैं? जनता के लिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, न्यायालय, संविधान, सब किसके लिए है? जनता के लिए। ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा प्रस्ताव पास हो जाए जो किसी पर्टिकुलर स्टेट की जनता को सूट न करता हो, तब भी क्या वो निर्णय, वो प्रस्ताव उस राज्य पर बाध्यकारी होगा? नहीं होगा। इतनी तो छूट होनी चाहिए लोकतंत्र में कि हम डिसाइड कर सकें कि ये हमारे लिए बुरा है, ये हमारे लिए अच्छा है। राइट टू चूज है ना, चुनने का अधिकार। चुन तो सकते ही हैं। गोभी की सब्जी बनी है, पालक की सब्जी बनी है, तो गोभी खाएंगे कि पालक खाएंगे कि नॉनवेज खाएंगे, कौन डिसाइड करेगा? खाने वाला डिसाइड करेगा। जबरदस्ती उसको आप पालक नहीं खिला सकते, जबरदस्ती उसको आप पनीर नहीं खिला सकते। क्लियर? तो ये चुनने का अधिकार है। जो हमें सूट नहीं करेगा उसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। हमें इनकार करने का भी अधिकार है। क्लियर? चलो अगली बात देखो।
अब लिखेंगे जीएसटी परिषद के प्रमुख निर्णय। लिख लो, हेडिंग लिख लो, टॉपिक डालो, जीएसटी परिषद के प्रमुख निर्णय। अब बात आती है कि कर के स्लैब कितने हैं। देखो, कर के स्लैब का मतलब होता है कि जीएसटी में जो कर की दरें हैं वो कितने स्तर पर विभाजित हैं। तो आमतौर पे हम लोगों को देखने को मिलता है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति से, तो कहेगा कि 4 स्लैब है। कौन कौन से? 5%, 12%, 18%, 28%। ये एक फिलॉसफी है कि जो मनुष्य के बिल्कुल आवश्यकता की वस्तु होगी वो 5% के स्लैब में होगा, और जो हमारी आवश्यकता की वस्तु नहीं है, हमारी अय्यासी, हमारी विलासिता की वस्तुएं हैं, वो 28% में होगा। मान लो गेहूं सबको खाना है, गेहूं से आटा बनेगा। अब मान लो सरकार का मन करे कि हम आटे पे भी जीएसटी लेंगे, तो आटा तो अडानी साहब भी खाएंगे, अंबानी साहब भी खाएंगे, गांव का रामलाल भी खाएगा, गफूर भी खाएंगे। तो इस पे जो कर की दर लगेगी वो न्यूनतम होगी 5%, क्योंकि 5% से अडानी अंबानी साहब को, टाटा साहब को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दिन भर में 200 रुपये कमाता है ना, उसकी तो बैंड बच जाएगी। तो कर की दर कम से कम, ताकि गरीब पर प्रभाव कम से कम पड़े। लेकिन एसी लेना भाई, गांव में 100 मकान है, अब पता करके देखना कितने लोगों के घर में एसी लगा है। 2-4 लोग होंगे। कोई अगर 30,000 रुपये की नौकरी कर रहा होगा तो एसी लगवाना उसके औकात के बाहर है। 50,000 वाले के भी औकात के बाहर है, क्योंकि जब महीने में 6,000 बिजली का बिल आएगा तो कहेगा इसको उखाड़ कर रख दो, पंखा चलाओ फर्राटा वाला, वो भी 2 नंबर पे, 3 नंबर पे बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। तो ये क्या है? ये विलासिता की वस्तु है। कैसी वस्तु है एसी? ये विलासिता की वस्तु है। विलासिता की वस्तुएं वो होती हैं जिनके बिना भी आपका काम चल सकता है। ये नहीं रहेगा तब मरेंगे नहीं। मतलब तो फिर ये काहे के लिए भाई? ये है शो ऑफ के लिए। शो ऑफ, भौकाल। घर में बैठ के सेल्फी ले रहे हैं वाइफ के साथ और बैकग्राउंड में पीछे एसी दिख रहा है। ओह भाई साहब, आप अपनी फोटो अपलोड करोगे ना, 20 लाइक आएगा। वाइफ के साथ अपलोड करोगे, 120 लाइक आएगा। और गलती से बैकग्राउंड में अगर एसी दिख रहा है ना, तो 30-40 लाइक तो ऐसे बढ़ जाएगा। भाव। अब एक गरीब आदमी है, इसकी सैलरी है 40,000, इसने ले लिया कार कौन सी? आल्टो। छोटी कार है, मतलब आल्टो जैसी कारें तब ली जाती हैं जब परिवार बहुत छोटा हो और आपने किसी से वादा कर रखा हो कि मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा, तब ऑल्टो ले ली जाती हैं। यद्यपि ये भी विलासिता की ही चीज है। कार नहीं रहेगी, ऑल्टो नहीं रहेगा तो आप मरेंगे नहीं। बस यात्रा करिए, ट्रेन से यात्रा करिए। लेकिन अब इस बंदे ने क्या लिया है? फॉर्च्यूनर, BMW मान लो, करोड़ों की कार। ये विलासिता है।
गवर्नमेंट ने कहा हो भाई 28% का जीएसटी दो। हम आप ही को ढूंढ रहे थे, हम तो ढूंढ रहे थे कोई आए जो ये सब चीज़ें खरीदे। बात समझ आ रही है? और ये 12% 18% के बीच वाले हैं, इनको ये खींचता रहता है, इनको ये खींचता रहता है। तो कभी अगर ये दिमाग में आए कि आखिर कैसे सरकार डिसाइड करती होगी कि क्या 5% में होगा, क्या 28% में होगा, तो व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे आपने सुना कि कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई। अब कैंसर की दवा सस्ती हो गई इसका मतलब ये नहीं कि कंपनियों ने अपना प्रॉफिट कम कर दिया है या कंपनियां उसको सस्ता बना रही हैं, नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कम कर दिया है। मान लो पहले 18% की जीएसटी लगती थी, कैंसर की दवा है 100 रुपये की, 18% जीएसटी लगी तो ये मिला पब्लिक को 118 का। गवर्नमेंट को दया आ गई, उसने कहा यार भारत में कैंसर के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, ये घटा के कितना कर दो, 5%। अब यही दवा 100 की कितने मिल रही है, 105 में। कितना सस्ता हुआ, 13 रुपये। कैसे सस्ता हुआ? क्योंकि सरकार ने अपने टैक्स में कटौती कर दी, स्लैब बदल दिया। मतलब जो गंभीर बीमारियों वाली दवाएं हैं जो 18% के स्लैब में फंसी हुई थी और गरीबों पे उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, सरकार ने कहा कि इसे 18 से 5% कर दो। ठीक है, तो ये बात है। अब आओ जरा कहीं कहीं आपको ये पढ़ने को मिल सकता है कि ये 4 स्लैब नहीं है, 5 स्लैब है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ये मैंने जब मैं पहले पढ़ाता था यूट्यूब से बाहर, तो मैं भी 5 स्लैब ही पढ़ाता था। ये 0% भी स्लैब है। आप कहेंगे 0% टैक्स लगा है, 100 रुपए की वस्तु थी और सरकार ने इस पे 0% टैक्स लगाया। अब ये वस्तु कितने की बिक रही है, 100 रुपए की। तो किसी भी वस्तु पे यदि टैक्स न लगे तो उसे क्या मानेंगे? हम उसे कहेंगे तो टैक्स फ्री है, इस पर टैक्स ही नहीं लग रहा है। तो 0% भी रेट तो बढ़ा नहीं 0% की वजह से, तो हम ये तो मानेंगे ना कि 0% मतलब टैक्स नहीं बढ़ा। बात समझ आ रही है? तो भैया टैक्स नहीं बढ़ा लेकिन टैक्स फ्री नहीं है। हम समझेंगे कि 0% और टैक्स फ्री में अंतर क्या है। यदि किसी प्रोडक्ट पे 0% टैक्स है, इसका मतलब ये है कि जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया हुआ है, ये प्रस्ताव पास है कि इस वस्तु पे टैक्स लगेगा, इस वस्तु पे जीएसटी लगेगी, ये डिसाइडेड है। हाँ, भविष्य में लगेगा। समझ रही है? मतलब हमारे पास एक वस्तु है, इस पे क्या है, जीएसटी लगेगा, ये तय है, ये फिक्स है। कब लगेगी नहीं पता, हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन ये तय हो गया है कि जीएसटी इस पे लगेगा, लेकिन अभी नहीं लगेगा। तो अभी नहीं लगेगा तो 0%। लेकिन एक वस्तु है, सरकार ने कहा कि, सरकार मतलब जीएसटी काउंसिल ने प्रस्ताव पास किया कि इस पर जीएसटी कभी लगेगा ही नहीं। एक एग्जांपल मान लो, दही। सरकार ने डिसाइड किया, बोला दही पर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, तो अभी नहीं लगेगा लेकिन लगेगा। तो हमने कहा दही पे 0% टैक्स। लेकिन क्या है, नमक
सरकार ने कहा कुछ भी हो जाए नमक पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो ये क्या है, ये टैक्स फ्री है। बात समझ में आ गई? मुझे लग रहा है आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे। यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे यह तय हो गया है कि जीएसटी लगेगा लेकिन अभी लग नहीं रहा है, उसे हम 0% के स्लैब में रखेंगे। और ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसपे जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया हुआ है कि इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं कभी, क्योंकि ये हमारे लोगों के लिए बहुत ही बेसिक नीड है, इस पे भी टैक्स लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो क्या है, वो टैक्स फ्री है। ठीक है। तो स्लैब कितना हो गया, 4 स्लैब, 5%, 12%, 28%, 18%, 28%। आप 5 स्लैब भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। और एग्जाम में ऑप्शन देख के आप डिसाइड कीजिएगा, ऑप्शन में 5 रहेगा, 4 नहीं रहेगा तो 5 सही है, 4 रहेगा 5 नहीं रहेगा तो 4 सही है, दोनों रहेंगे तो 4 पे क्लिक करिएगा। सहूलियत के लिए मैं बता दूं। दूसरा, किस वस्तु पर जीएसटी लगेगा, यह जीएसटी काउंसिल निर्णय लेगा। ये कौन निर्णय लेगा, जीएसटी काउंसिल इस पर निर्णय लेगा। आप लोग बात सुनते होंगे, पेट्रोलियम पदार्थ पे जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी लग जाए तो सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो अगला लिखेंगे, किस तिथि से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी आदि पर जीएसटी लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। सारे राज्य केंद्र से मिलकर बैठते हैं, बोलते हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में लाओ, फिर बाद में अपनी जेब टटोलते हैं, कहते हैं अरे यार बड़ा घाटा हो जाएगा, रहने दो, जैसे चल रहा है उसको चलने दो। ठीक है। अब कल हम देखेंगे जीएसटी क्षतिपूर्ति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जीएसटी क्षतिपूर्ति के बाद जीएसटी की हम सीमाएं देखेंगे, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, कुछ इसके अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आएगा। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो को देखते रहिए, मन करे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।